वेलकम स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। आज स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 1 हमारा पार्ट 4 है। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट 4 में हमें आज के टॉपिक के बारे में चर्चा करनी है। वो हमारा टॉपिक है प्रत्यक्ष जांच। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रत्यक्ष जांच के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो चलो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की पद्धतियाँ। प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की पद्धतियाँ। प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की हमारे पास 3 पद्धतियाँ है। नंबर 1 प्रत्यक्ष जांच, नंबर 2 अप्रत्यक्ष जांच और नंबर 3 प्रश्नावली की पद्धति। 3 पद्धतियाँ है और मैं बोल दूँ आपको, एग्जाम में 100% इन 3 पद्धतियों में से एक पद्धति के बारे में आपको पूछा जाएगा। श्योर? ओके स्टूडेंट्स, और वो 3 मार्क्स में भी हो सकता है या 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। लेकिन इन 3 पद्धतियों में से कोई भी एक पद्धति के बारे में आपको पूछा जाएगा। ओके, तो हम पहले पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, प्रत्यक्ष जांच। ओके, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था आज हमें प्रत्यक्ष जांच के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। तो प्रत्यक्ष जांच में देखिए क्या है, इस पद्धति में संशोधक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त गणक यानी क्या, प्रतिनिधि कोई नियुक्त गणक जांच के स्थान की सीधी मुलाकात लेता है और आवश्यक सूचना प्राप्त करता है। कल भी हमने देखा था कि प्रत्यक्ष जांच मतलब क्या, गणक स्वयं आपके पास आएगा और आपसे सूचना कलेक्ट करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष जांच। फिर से एक बार देखिए, इस पद्धति में संशोधक स्वयं अथवा उसके द्वारा नियुक्त गणक, एक तो संशोधक स्वयं आपके पास आएगा, एक तो किसी प्रतिनिधि को भेजेगा मतलब गणक को भेजेगा। तो गणक जांच के स्थान की सीधी मुलाकात मतलब आपके पास सीधा आ रहा है, आपके पास मतलब आपसे वो फोन पर बात नहीं कर रहे, फेस टू फेस आपको मिल रहा है और आपसे सूचना कलेक्ट कर रहा है, तो और आवश्यक सूचना प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, कोई व्यक्ति अहमदाबाद जिला के सानन तालुका में जाकर वहां के किसानों का सीधा संपर्क करके उनकी परिस्थिति विषयक सूचना एकत्रित करे, तो इस प्रवृत्ति द्वारा एकत्रित की गई सूचना को प्रत्यक्ष जांच कहते हैं। देखो उसने उदाहरण क्या दिया कि मान लीजिए अहमदाबाद के तालुका जो है सानन तालुका, तो सानन तालुके में जो किसान है तो प्रतिनिधि स्वयं किसानों के पास जा रहा है और किसानों से सूचना कलेक्ट कर रहा है। तो किसान और प्रतिनिधि दोनों मिले हैं ना, मिले मतलब आपस में बात कर रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष जांच। मतलब प्रत्यक्ष प्रतिनिधि आपके सामने है, मतलब किसानों के सामने है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष जांच कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष जांच के गुण क्या है। तो नंबर 1 देखिए, इस पद्धति से सही व विश्वसनीय सूचना मिल सकती है। मतलब इस पद्धति से हमें सही सूचना और विश्वसनीय मतलब हम उस पर विश्वास रख सकते हैं। क्यों हम विश्वास रख सकते हैं? क्योंकि हमारा प्रतिनिधि गया है या तो संशोधक स्वयं गया है, अब उसको सूचना चाहिए, वो गलत सूचना लिखेगा क्या? नहीं, इसलिए यह सूचना क्या होती है? विश्वसनीय होती है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट देखिए, सूचनादाता के साथ प्रत्यक्ष मुलाकात के कारण यदि सूचनादाता कोई प्रश्न, संशय या उलझन हो तो गणक उसका योग्य स्पष्टीकरण करके उसका हल ला सकता है। मान लीजिए गणक ने आपको प्रश्न पूछा, ओके, लेकिन आपको प्रश्न का आंसर देने में कोई संशय है या तो प्रश्न ही समझ में नहीं आए, तो आप डायरेक्टली उससे पूछ सकते हो कि मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आया, तो उसी जगह आपका जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष गणक या तो प्रतिनिधि आपके सामने है ना, इसलिए आपको प्रश्न में कोई संशय हो, कोई उलझन हो, तो उसका सॉल्यूशन मतलब उसी समय उसका सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। इसलिए इसका क्या हो गया? गुण हो गया कि अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप तभी उसको पूछ सकते हो। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा देखिए, व्यक्तिगत जांच के समय गणक द्वारा कितनी बार सूचनादाता से पूरक सूचना मिल जाती है जो परिणाम का अर्थघटन करते समय उपयोगी सिद्ध होती है। मतलब क्या, कई बार क्या हो जाता है कि हम सूचना कुछ और पूछ रहे हैं और हम
मतलब उसको पूछते पूछते उसके साथ बातें करते करते हम कोई दूसरा भी उसको क्वेश्चन कर दिए तो वो भी उसका आंसर में दे देता है। अब मैं अगर इसका एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आप किसानों के पास गए, ओके, तो किसानों के पास गए तो किसानों को आपने पूछा कि इस बार हमें धान कितना हुआ, आप मतलब कितना आपको प्रॉफिट हुआ, मतलब आप कुछ सूचना पूछे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना खेती करने में, ओके, आपने ये सब आप किसानों को सूचना पूछ रहे हो, ओके। तो आपने ये पूछते पूछते क्या किया कि आपने उसको बैक ईयर लेके गए, मतलब 1 साल या 2 साल या 5 साल पहले आप उसको लेके गए और आपने उसको पूछा कि आज से 2 या 5 साल पहले क्या खेती होती थी, कौन सी खेती यहाँ होती थी, ओके। तो मतलब आपने क्या किया, आपने इस साल तो मतलब इस साल का उसको तो पूछ ही रहे हो, लेकिन आपने क्या किया, एक्स्ट्रा पिछले 2 या 5 साल का भी पूछ लिया। मतलब क्या किया आपने कि व्यक्तिगत जांच के समय गणक द्वारा कितनी बार सूचनादाता से सूचना मिल जाती है जो परिणाम का अर्थघटन करते समय उपयोगी सिद्ध होती है। अगर मुझे पूरे 5 साल का लेखा निकालना होगा, 5 साल की स्टडी करनी होगी, तो बोलो मुझे काम आई कि नहीं आई। मतलब मैं पूछने गया था 1 साल का, मतलब इस साल का जो हुआ है मैं वह पूछने गया था किसानों से, लेकिन मैंने उसके बैक ईयर का भी पूछ दिया कि इसके पहले आपको खेती कैसी हुई थी, उसके पहले क्या हुआ था, 5 साल के पहले क्या हुआ था। तो मुझे क्या किया, मैंने दूसरे भी क्वेश्चन पूछ दिए, ओके स्टूडेंट्स। तो मुझे इन फ्यूचर मुझे वो काम में आएगी, अर्थघटन करने में मुझे काम में आ सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, गुण हो गया कि इस साल की सूचना तो मिली और बैक ईयर की भी हमें सूचना मिल गई, ओके। नंबर 4, जब जांच का क्षेत्र मर्यादित हो तब यह पद्धति अधिक सटीक बनती है। मतलब जांच का क्षेत्र क्या होना चाहिए, मर्यादित। क्यों मर्यादित, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष आपके सामने बैठकर आपको पूछूंगा। अगर ज़्यादा लोग होंगे और सबसे मुझे पूछना पड़ेगा तो मुझे भी कंटाला आएगा, उत्तरदाता को भी कंटाला आएगा, तो जांच अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए जितने कम व्यक्ति हो उतना ही मेरी जांच अच्छी हो पाएगी। इसलिए इसका कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, तो ही हमारी जांच क्या हो सकती है, सही से हो सकती है। नंबर 5, कई बार सूचनादाता कुछ प्रकार की सूचनाएं देने में संकोच का अनुभव करता है। ऐसे समय में दी गई सूचना का दुरुपयोग नहीं होगा ऐसा आश्वासन देकर सूचना सक्षम रूप से प्राप्त कर सकता है। कई बार क्या होता है कि सूचनादाता कोई सूचना देने में मतलब कोई वह अपनी निजी सूचना आपको देना नहीं चाहता है, लेकिन आपको उसकी सूचना तो चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप उसको आश्वासन दोगे कि कुछ भी हो जाए आपकी सूचना मेरे पास ही रहेगी, मैं किसी और को बताऊंगा नहीं, ऐसा आपको उसको आश्वासन देना पड़ेगा। अगर आप उसको आश्वासन दोगे तो आप उसके पास से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। यहाँ था, कई बार सूचनादाता कुछ प्रकार की सूचनाएं देने में संकोच करता है कि मैं यह सूचना दूं या नहीं दूं, तो वह संकोच उसका हमें दूर करना है। और संकोच कैसे दूर करना है, तो उसको आश्वासन देना है। और क्या आश्वासन देना है कि आपकी सूचना मेरे पास ही रहेगी, मैं किसी और को सूचना दूंगा नहीं। तो इस तरह हम सूचनादाता के पास से संकोच होने के बावजूद सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर सूचना प्राप्त कर सकते हैं तो ये हमारी क्या हो गई, मतलब ये हमारा क्या हो गया, गुण हो गया। अब हम देखो जहाँ पॉजिटिव पॉइंट होते वहाँ नेगेटिव भी होते, जहाँ गुण होते वहाँ दोष भी होते। तो हम क्या देखेंगे, प्रत्यक्ष जांच के दोष। तो उसमें पॉइंट नंबर 1, जब जांच का क्षेत्र विशाल व विस्तृत हो तब इस पद्धति में अधिक समय लगता है एवं अधिक गणकों की आवश्यकता भी पड़ती है। मैंने कहा था अगर पहले हमने गुण में देखा था, अगर जांच का क्षेत्र मर्यादित हो तभी काम में आएगा। और यहाँ देखो क्या है, अगर विस्तृत हो तो यह सूचना आपको कोई भी काम में नहीं आएगी, क्योंकि आपको समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा मतलब आपका क्या है, दोष है। और दूसरा क्या होगा कि आपको क्या लगेगा, अधिक गणकों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी अधिक गणकों की आवश्यकता मुझे पड़ेगी तो पहले अगर मर्यादित क्षेत्र अगर मेरा होता तो मुझे 2 या 3 गणकों से मेरा काम होता, लेकिन अभी क्षेत्र विस्तृत हो गया है तो मुझे 5-10 गणक लगेंगे। तो 5-10 को मुझे सैलरी देनी पड़ेगी, मतलब मेरे पास से पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, मेरा खर्च हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, दोष हो गया। सेकेंड पॉइंट, यह पद्धति अधिक खर्चीली है। अभी मैंने आपको बताया अगर गणक ज़्यादा लगेंगे, मतलब प्रतिनिधि जितने ज़्यादा होंगे उतने प्रतिनिधियों को मुझे क्या देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी।
तो मेरा खर्च ज़्यादा होगा और पूरा दिन मुझे काम करना पड़ेगा, इसलिए खर्च के प्रमाण में क्या होती है, वृद्धि होती है। और खर्च अगर हमारा बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो गया, दोष हो गया। पॉइंट नंबर 3, यदि गणक सुप्रशिक्षित न हो तब उनके द्वारा प्राप्त की गई सूचना की विश्वसनीयता घटती है। अगर मान लो जो हमारा प्रतिनिधि है, जो हमारा गणक है, वो सुप्रशिक्षित नहीं है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो लोगों से क्या बात करेगा, लोगों से कैसे सूचना कलेक्ट करेगा। तो अगर प्रतिनिधि अच्छा नहीं है, प्रतिनिधि पढ़ा लिखा नहीं है, तो वह सूचना हमारे कोई भी काम में नहीं आती है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो आपको अच्छे समझा पाएगा, आपसे अच्छे प्रश्न पूछेगा, आपसे अच्छे फीडबैक लेगा। इसलिए हमारा प्रतिनिधि क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा सुप्रशिक्षित होना चाहिए। लेकिन उसके अपोजिट अगर ना हो तो जो भी सूचना हमें मिलेगी वो हमें विश्वसनीय मतलब विश्वास पात्र सूचना नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको पूरा पॉइंट मतलब आपकी पूरी जांच, प्रत्यक्ष जांच आपको समझ में आई होगी। तो आज हमने प्रत्यक्ष जांच की है, कल हम करेंगे जो नंबर 2 है अप्रत्यक्ष जांच। अप्रत्यक्ष जांच हम अगले नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।